नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा छठा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 5 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये जो आपका मॉडल पेपर है कुल 3 खंड में विभाजित है। खंड क, खंड ख और खंड ग, एक एक करके हम लोग तीनों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। जो पहला खंड क है, इसमें आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकतम 100 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होगा। इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। यानी आपको बताना है कि कहानी और उपन्यास इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कहानी और उपन्यास दोनों हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। दोनों में निम्न अंतर पाया जाता है। अब दोनों में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। पहला अंतर है, कहानी छोटी होती है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। उपन्यास जो होता है वो बड़ा होता है और विस्तृत होता है, इसको एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता है। दूसरा जो अंतर है कि कहानी में एक ही मुख्य कथा या घटना होती है। उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ साथ अनेक प्रासंगिक यानी गौण कथाएं भी जुड़ी होती हैं। यानी कहानी एक ही घटना से संबंधित होती है, लेकिन उपन्यास में एक मुख्य घटना के साथ साथ और भी कई घटनाएं होती हैं। ये दूसरा अंतर हो गया। जो तीसरा अंतर है वो है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। चौथा अंतर है कि कहानी में जीवन के किसी एक खंड, एक पक्ष या एक घटना का चित्रण होता है। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का विस्तृत चित्रण किया जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हिंदी के 3 प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखते हुए उनकी एक एक कहानी का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हिंदी के 3 प्रमुख कहानीकारों के नाम, उसके बाद उनके एक एक कहानियों के नाम आपको लिखने हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कहानी हिंदी की प्रमुख गद्य विधा है। 3 प्रमुख कहानीकार और उनके एक एक कहानी का नाम इस प्रकार है। पहले का नाम है प्रेमचंद और उनकी कहानी है कफन। दूसरे कहानीकार का नाम है यशपाल और उनकी कहानी का नाम है पर्दा। तीसरे कहानीकार का नाम है अज्ञेय और उनकी कहानी का नाम है सरलदाता। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं, किन्हीं 2 रिपोर्टाजों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ बताना है कि रिपोर्टाज होता क्या है, फिर 2 रिपोर्टाजों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है, यानी फ्रांसीसी शब्द से यह बना हुआ है, जो रिपोर्ट का समानार्थी है। रिपोर्ट में घटना और लेखक के हृदय का निजी उत्साह शामिल होता है। अब इसके बाद 2 रिपोर्टाजों का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। पहले का नाम है लक्ष्मीपुरा और दूसरे का नाम है तूफानों के बीच। लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज है वो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है और तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज है वो राघीय राघव के द्वारा लिखा गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के 2 प्रमुख स्त्री पात्रों और 2 प्रमुख पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 ईस्वी में लिखा गया एक प्रमुख नाटक है। इसके पुरुष और स्त्री पात्रों के नाम इस प्रकार हैं। 2 पुरुष और 2 स्त्री पात्रों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त और रामगुप्त हो गए, स्त्री पात्रों में ध्रुवस्वामिनी और मंदाकिनी हो गई। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उपन्यास के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उत्तर दीजिए। तो उपन्यास के जो प्रकार होते हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि उपन्यास हिंदी की प्रमुख गद्य विधा है जिसे आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा जाता है। उपन्यास के प्रमुख प्रकार निम्न हैं। पहला है सामाजिक उपन्यास, दूसरा है ऐतिहासिक उपन्यास, तीसरा है जासूसी उपन्यास, चौथा है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, 5वां है प्रगतिवादी उपन्यास, 6वां है आंचलिक उपन्यास और 7वां है आधुनिकता बोध के उपन्यास। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। अगला खंड ख है जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और अधिकतम 200 शब्दों में इसका उत्तर आपको यहाँ पर देना होगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्मरण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो संस्मरण क्या होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है।
तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संस्मरण अंग्रेजी के मेमायर्स शब्द का हिंदी अनुवाद है, यानी इसको अंग्रेजी में मेमायर्स के नाम से जाना जाता है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन स्मृति के आधार पर किया जाता है तो उसी को संस्मरण के नाम से जाना जाता है। इसका मूल आधार स्मृति है जो ऐतिहासिक और सत्य घटना पर आधारित होती है, कल्पना पर आधारित नहीं होती है। यानी संस्मरण हमेशा ऐतिहासिक घटनाओं का ही लिखा जाता है जो स्मृति पर आधारित होती है, काल्पनिक घटनाओं का संस्मरण नहीं लिखा जाता है। संस्मरण की विशेषताएं निम्न हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर संस्मरण में जो विशेषता पाई जाती है उसी को यहाँ पर लिखेंगे। पहली विशेषता है कि संस्मरण केवल विशिष्ट व्यक्ति का होता है, यानी केवल विशिष्ट व्यक्ति को ही याद किया जाता है, उसी के याद में केवल संस्मरण लिखा जाता है। जैसे महात्मा गांधी का संस्मरण, जवाहरलाल नेहरू का संस्मरण, सुभाष चंद्र बोस का संस्मरण, अज्ञेय का संस्मरण, निराला का संस्मरण, यानी जो विशिष्ट व्यक्ति होता है उसी का संस्मरण लिखा जाता है, सामान्य व्यक्ति का संस्मरण नहीं होता है। दूसरी विशेषता है कि संस्मरण केवल इतिहास का होता है, वर्तमान का कोई संस्मरण नहीं होता है। कल्पना से घटना बना करके कोई संस्मरण नहीं लिखा जा सकता है, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का ही संस्मरण लिखा जाता है, क्योंकि यह स्मृति पर आधारित होता है, यादों पर आधारित होता है, इसलिए केवल इतिहास का ही संस्मरण लिखा जाता है। अगली विशेषता है कि स्मृति पर आधारित होने के कारण तटस्थता अपेक्षाकृत कम हो जाता है, क्योंकि संस्मरण जो होता है स्मृति पर आधारित होता है, इसलिए इसमें उतना ज़्यादा तटस्थता नहीं पाया जाता है। चौथी विशेषता है कि संस्मरण का स्वरूप जो होता है वो गत्यात्मक होता है, स्थिर स्वरूप इसका नहीं होता है। पांचवी विशेषता है कि संस्मरण में बाह्य घटनाओं का महत्व अधिक होता है, क्योंकि जिसके ऊपर संस्मरण लिखा जाता है उसके जीवन के आंतरिक घटनाओं के बारे में बहुत कुछ हमको पता नहीं होता है, इसलिए बाह्य घटनाओं का महत्व यहाँ पर अधिक होता है। छठा विशेषता है कि संस्मरण में अधिक विस्तार होता है, यानी विस्तृत रूप से इसको लिखा जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 7वां प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का उद्देश्य बताइए। तो लक्ष्मी के स्वागत एकांकी के क्या उद्देश्य हैं, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एक मार्मिक एकांकी है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त संवेदनहीनता और भौतिकवाद पर करारा व्यंग्य करना है। इसके उद्देश्य को निम्न बिंदुओं के तहत स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसका पहला जो उद्देश्य है वो है भौतिकवाद पर प्रहार, यानी इस एकांकी का जो पहला उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है वो है भौतिकवाद पर प्रहार। एकांकी दर्शाता है कि कैसे लोग धन दौलत को परिवार और मानवीय रिश्तों से ऊपर रखते हैं। बीमार बच्चे की उपेक्षा कर दूसरी पत्नी के रूप में लक्ष्मी को घर लाने की जल्दबाजी भी इसी स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण को उजागर करती है और लेखक भौतिकतावाद पर यहाँ प्रहार जो है करता है। दूसरा उद्देश्य संवेदना की कमी को दिखाना। एकांकी का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि समाज में लोग कितने स्वार्थी और हृदयहीन हो गए हैं, लोग कितने संवेदनहीन हो गए हैं। बीमार बेटे की चिंता न कर केवल दूसरी शादी की ओर ध्यान देना समाज की गिरती मानवीय संवेदना को ही दर्शाता है। अगला जो उद्देश्य है वह है संयुक्त परिवार की समस्याओं को दिखाना। यह एकांकी संयुक्त परिवार की उस मानसिकता पर भी प्रकाश डालती है जहां व्यक्तिगत इच्छाओं और आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है, भले ही इसके लिए एक मासूम बच्चे के जीवन को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। अगला जो उद्देश्य है वह है सामाजिक विडंबना का चित्रण, यानी समाज की जो समस्या है उस समस्या का चित्रण करना। लेखक ने इस एकांकी यहाँ कर लीजिएगा, लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से उस विडंबना को सामने रखा है जहां लोग एक ओर संतान प्राप्ति को आवश्यक मानते हैं, दूसरी ओर धन के लालच में संतान के जीवन की कीमत नहीं समझते। अंत में बच्चे की मृत्यु और नई लक्ष्मी के आगमन की तैयारी एक तीव्र विरोधाभास पैदा करती है। इसी सामाजिक विडंबना का चित्रण लेखक के द्वारा इसमें किया गया है। अगला जो उद्देश्य है वह मानवीय मूल्यों की स्थापना की प्रेरणा, यानी लेखक इस एकांकी के माध्यम से मानवीय मूल्यों की स्थापना करना चाहता है। अप्रत्यक्ष रूप से एकांकी दर्शकों को यह संदेश देती है कि सच्ची लक्ष्मी धन नहीं बल्कि प्रेम, संवेदना और मानवीय रिश्ते हैं और इन्हीं मूल्यों को जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। संक्षेप में यह एकांकी धन के प्रति अत्यधिक मोह के कारण नष्ट होते मानवीय मूल्यों का उजागर कर समाज में एक नैतिक दर्पण को दिखाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देखते हैं। खंड ग है जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है पूछे जाएंगे।
इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो 8वां प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक की तात्विक समीक्षा कीजिए। तो नाटक के तत्वों की दृष्टि से ध्रुव स्वामी नाटक का समीक्षा आपको यहाँ पर करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखाया गया एक महत्वपूर्ण नाटक है जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नारी के अधिकार, मानवीय मूल्यों और रूढ़ियों से विद्रोह का शंखनाद करता है। नाटक के प्रमुख तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा निम्नलिखित है। अब नाटक के जो तत्व होते हैं उन तत्वों के आधार पर हम लोग यहाँ पर इसकी समीक्षा करेंगे। पहला तत्व है कथा वस्तु। नाटक की जो कथा वस्तु है वो सुगठित, संक्षिप्त और संघर्ष प्रधान है, जो 3 अंकों में बटी हुई है। नाटक का जो कथानक है वो 3 अंकों में कुल बटा हुआ है। इसका मूल विषय गुप्त सम्राट रामगुप्त द्वारा सकराज को अपनी पत्नी ध्रुव स्वामी को भेंट स्वरूप देना है। यह अपमानजनक घटना ही नाटक के सारे गतिशीलता को जन्म देती है। चंद्रगुप्त का वेश बदलकर शक शिविर में जाकर सकराज का वध करना नाटक का चरम बिंदु है। कथानक अंत में पुरोहित द्वारा धर्मशास्त्र के आधार पर रामगुप्त और ध्रुव स्वामी के विवाह बंधन को अमान्य घोषित करने के साथ तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचता है, जो प्रसाद के युगानुकूल संदेश को स्थापित करता है। इतना आपको यहाँ पर कथा वस्तु में लिखना है। दूसरा जो तत्व है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक में पात्रों की संख्या सीमित है। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, कोमा, सकराज, मंदाकिनी आदि प्रमुख पात्र हैं, किंतु चरित्र मनोवैज्ञानिक और सशक्त है। यानी पात्रों की संख्या तो सीमित है लेकिन चरित्र जो है सशक्त है और मनोवैज्ञानिक है। ध्रुव स्वामी जो है आधुनिक नारी चेतना की प्रतीक है। वह पहले निरीहता से संघर्ष करती है किंतु बाद में अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर अपने आत्मसम्मान और मुक्ति के लिए लड़ती है। उसका चरित्र विकास ही नाटक का केंद्रीय आकर्षण है। दूसरा जो प्रमुख पात्र है वो चंद्रगुप्त है। वह वीरता, त्याग और उदात्त प्रेम का प्रतीक है। वह आदर्शवादी होते हुए भी क्रियाशील है। अगला जो प्रमुख पात्र है वो रामगुप्त है। वह कायरता, विलासिता और सत्या का दुरुपयोग करने वाला शासक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अंततः नैतिक पतन हो जाता है। इतना आपको दूसरे तत्व में यहाँ पर लिखना होगा। तीसरा तत्व है संवाद योजना। नाटक के जो संवाद हैं वो संक्षिप्त, तीखे और मार्मिक हैं। वे पात्रों के मनोभावों को तीव्रता से व्यक्त करते हैं और विचारों को गहराई प्रदान करते हैं। ध्रुव स्वामी के आत्मसंघर्ष को व्यक्त करने वाले तथा पुरोहित के धर्म और नैतिकता से जुड़े संवाद अत्यंत प्रभावशाली हैं। संवादों की यह विशेषता नाटक को केवल एक कहानी न बनाकर वैचारिक कृति बनाती है। अगला जो तत्व है वह है देश, काल एवं वातावरण। नाटक की पृष्ठभूमि गुप्त काल की है, लेकिन प्रसाद ने इसे केवल ऐतिहासिक न रहकर कालजयी बनाया है। नाटक में संकलन त्रय यानी समय, स्थान और कार्य की एकता का सफल निर्वाह हुआ है। वातावरण भय, अनिश्चितता और संघर्ष से भरा हुआ है। शक शिविर में व्याप्त भय और ध्रुव स्वामी का मानसिक संताप पूरे नाटक में एक तनावपूर्ण गंभीर वातावरण बनाए रखता है। अगला जो तत्व है वो है उद्देश्य। और नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो नारी के पुनर्विवाह के अधिकार को स्थापित करना और विवाह को मात्र सामाजिक बंधन के बजाय आत्मिक और मानवीय संबंध मानना है। इसके माध्यम से प्रसाद ने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है और यह संदेश दिया है कि मानवीय गरिमा किसी भी शास्त्र से ऊपर है। यह कायरता पर वीरता और अनैतिकता पर नैतिकता की विजय का उद्घोष करता है। अगला जो तत्व है वह है भाषा शैली। प्रसाद की भाषा संस्कृतनिष्ठ, तत्सम प्रधान होते हुए भी पात्रों के भाव के अनुकूल और प्रवाहमयी है। भाषा में ओज और लालित्य का समन्वय है। संवादों की शैली भावुकतापूर्ण और दार्शनिक है, जो नाटक की गंभीरता को बढ़ाती है। अगला जो तत्व है वह है अभिनय एवं रंगमंच। ध्रुव स्वामी जो नाटक है रंगमंच के दृष्टि से अत्यंत सफल नाटक है। दृश्यों की संख्या सीमित है और वे परिवर्तनशील नहीं है, बार बार दृश्य बदलते नहीं हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे सकराज का वध सीधे मंच पर घटित होती है, जिससे दर्शकों पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। यह नाटक अभिनय पर जोर देता है और इसमें गीत योजना नगण्य यानी नहीं के बराबर है, जो इसे आधुनिक नाट्य शिल्प के करीब ले जाता है। इसके बाद हमको निष्कर्ष लिखना होगा और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि ध्रुव स्वामी अपनी सशक्त कथा वस्तु, जीवंत चरित्र, मार्मिक संवाद और क्रांतिकारी उद्देश्य के कारण हिंदी साहित्य में एक अविस्मरणीय और उत्कृष्ट नाट्य कृति है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रेखा चित्र से क्या तात्पर्य है।
बताइए और रेखा चित्र के स्वरूप को भी स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि रेखा चित्र होता क्या है, फिर रेखा चित्र के स्वरूप क्या होते कैसे होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसके स्वरूप के, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रेखा चित्र का सामान्य अर्थ है रेखाओं द्वारा निर्मित चित्र। जिस प्रकार से चित्रकार रेखाओं और रंगों का प्रयोग कर चित्र बनाता है, उसी प्रकार से जो साहित्यकार होता है वह भी शब्द रेखाओं के माध्यम से चित्रों का निर्माण करता है और इसे ही रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। यानी जब कोई साहित्यकार शब्दों के माध्यम से किसी घटना का, किसी वस्तु का ऐसा वर्णन करता है कि वह चित्र रूप में हमारे सामने आ जाता है, तो उसी को रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। रेखा चित्र का स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है सजीवता एवं मार्मिकता। इसका केंद्रीय तत्व सजीवता है। वर्णन इतना प्रभावपूर्ण हो कि पाठक को वह दृश्य अपनी आंखों के सामने घटित होता प्रतीत हो। चित्रण में मार्मिकता होती है जो पाठक को भावनात्मक रूप से विषय से जोड़ती है। दूसरा है संक्षिप्तता एवं गहनता। रेखाचित्र आकार में लघु होते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो विस्तृत होता है, गहन होता है। अनावश्यक विस्तार से इसमें बचा जाता है, केवल महत्वपूर्ण विवरणों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला है चयन एवं संतुलन। लेखक विषय के असंख्य पहलुओं में से केवल कुछ विशिष्ट और प्रभावोत्पादक विवरणों का चयन करता है। इस चयनित विवरणों जैसे पहनावा, चाल ढाल, बोली, आदतों के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाता है ताकि पूर्ण चरित्र जो है उभर सके। अगला जो बिंदु है वो है भाषा शैली। शैली सरल, स्पष्ट और चित्रात्मक होती है। उपमाओं, रूपकों और बिंबों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि भाषा स्वयं ही चित्र बनाने लगती है। अक्सर बोलचाल की भाषा और मुहावरों का प्रयोग स्वाभाविकता लाने के लिए किया जाता है। अगला जो बिंदु है वो है व्यक्तिनिष्ठता। इसमें लेखक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अनुभूति और अवलोकन महत्वपूर्ण होता है। लेखक बाहरी वर्णन नहीं करता बल्कि विषय के प्रति अपनी भावना भी व्यक्त करता है। अगला है कल्पना का मिश्रण। हालांकि रेखाचित्र यथार्थ पर आधारित होता है, परंतु चित्रण को अधिक सजीव और प्रभावशाली बनाने के लिए कल्पना का समुचित मिश्रण भी किया जा सकता है। विशेषतः पात्र के आंतरिक भावों को उभारने के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में रेखाचित्र कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया एक यथार्थवादी शब्द चित्र है जो किसी विषय की आत्मा को कम शब्दों में अभिव्यक्त कर देता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।